जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स, और बहुत ही एक तरह से एक ऐसा सब्जेक्ट जैसे लोग सुनते हैं कि अगर आपको ऑर्गन डोनेट करना है तो ये थॉट कहाँ से आया, और अगर किसी को ट्रांसप्लांट कराना है तो ये भी बहुत मुश्किल जो है वो प्रोसेस है। कैसे इसे इजी बनाया जाए, इसको लेकर क्या क्या प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, साथ ही डोनर भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और रेसिपिएंट भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं चेतना आपसे करना चाहूँगी। आपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए जिस तरह से आपने बात की है और कहा है, ये थॉट कहाँ से आता? और क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं इस तरह की सोच रखना, चाहे भले ही बहुत ज़्यादा एक तरह से ये कह सकते हैं कि जागरूकता हो, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये ऑर्गन्स आपके डोनेट करना चाहिए, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जागरूक हो भी रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपके अंदर ये थॉट और ये सोच कहाँ से आई। जी, आप माइक लीजिए। जी जी नमस्ते। मेरे बच्चे मेरे बच्चे को डोनेट किया और उसके जिंदगी इसकी ज़िंदगी दूसरे बच्चे की बच जाती है। तो मैं कहती हूँ कि आगे सब लोग डोनेट करें और दूसरे बच्चों को और दूसरे लोगों को नया जीवन दिए। इसीलिए तुम लोग सब आगे बढ़ो और इस बात को तुम सब लोग बोलिए 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 बोलिए। हाँ जी, इट्स ओके, आप जो बोल सकती है बोलिए बोलिए बोलिए, इट्स ओके। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सब लोगों को इस प्रोग्राम के बुलाए, इसीलिए सबको धन्यवाद। जी, देखिए वो कह रही हैं कि आप आगे बढ़िए और इसमें अपना योगदान दीजिए। मैंने जैसे किया है, अपने बच्चे का आप जिक्र कर रही हैं, आपने माइंड डोनेट करने का आप बात कर रही हैं, आपने जिस तरह से जिक्र किया। आप हिंदी ठीक से आप शायद बोल नहीं पा रही हैं, आप गुजराती बोलेंगी, ठीक है, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ राहुल कुमार प्रजापति जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि जिसे हम ट्रांसप्लांट कहते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट ये प्रोसेस, और जिस पेशेंट के साथ ये ट्रांसप्लांट हो और उसे भी बहुत फिजिकली मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। आप ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। इज दिस वर्किंग? एक बार चेक, आप ये ले लीजिए। हेलो, माय नेम इज़ राहुल। मैं एक हार्ट रेसिपिएंट हूँ, और जैसा कि मैडम की बातें सुन के थोड़ा भावुक हो गया हूँ। पुरानी बातें सारी याद आ गई हैं। और बिफोर ट्रांसप्लांट और आफ्टर ट्रांसप्लांट में ये अंतर आया कि ज़मीन आसमान का अंतर है। और पहले जो नॉर्मल लाइफ थी बिफोर ट्रांसप्लांट की, उससे और बेटर लाइफ मुझे आफ्टर ट्रांसप्लांट मिली। और अपनी मर्ज़ी के और जिसका ऑर्गन मुझे मिला है, बाकी ख्वाहिशें उसी की पूरी कर रहा हूँ। जैसा कि मैं 2023 में ऑस्ट्रेलिया पर्थ से मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो जब मैं आया, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट एक्चुअली एम्स में हुआ है। तो एम्स में मुझे सभी डॉक्टर्स भी जानते हैं, बाकी पेशेंट्स ने भी मुझे बोला कि जैसे आप एकदम ठीक हैं, फिट हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो हम भी ठीक रहना चाहते हैं। तो मैंने तो एक ही सलाह उनको दी, देखिए मेडिसिन तो बहुत ज़रूरी है खानी, पर लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइजेज और योगा करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपका ना, हमारी जो मेडिसिन है वो इतनी हैवी होती है कि उसका जो असर पड़ता है हमारी बॉडी पे बहुत ही नेगेटिव पड़ता है, जिससे कि अगर आदमी चलने फिरने पे भी रोक लगा दे तो लगभग हड्डियाँ सारी ख़त्म हो सकती हैं, गल जाएंगी सारी। तो मैंने हर किसी से जब भी मिलता हूँ तो उसी को लगभग ये ज़रूर एडवाइस करता हूँ कि भाई एक्सरसाइज ज़रूर करो। तो और ऑर्गन डोनेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैडम ने एकदम मतलब दृढ़ संकल्प लिया, अपने बच्चे को के ऑर्गन डोनेट किए, तो किसी ने मेरे लिए भी किए थे। तो अब मैं आगे की लाइफ इतनी अच्छी तरीके से जी पा रहा हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। और आगे भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2025 में मैं जर्मनी भी जा रहा हूँ बैडमिंटन के लिए।
देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर इस तरह से आप फिजिकली अपने आप को इतना स्ट्रांग बता रहे हैं, जो अपने आप में मुझे लगता है इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। इस तरह के ट्रांसप्लांट से अगर आप गुजरे हैं और फिर भी फिजिकली आप इतना फिट हैं, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है मुझे लगता है कि जो लोग ट्रांसप्लांट से डरते हैं या एक तरह से सक्सेस रेट जो है वो ये कहा जाता है कि काफ़ी कम है ट्रांसप्लांट अगर कराते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ की भी बात जो है वो कही जाती है। स्वर्णलता जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर इंचार्ज हैं स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना से हैं आप। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, डोनेट तो हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन उतनी संख्या में ट्रांसप्लांट नहीं होता, क्योंकि बहुत कॉस्टली पूरा प्रोसेस है, सक्सेस रेट बहुत कम है। तो ऐसे में आप चुनौतियां क्या देख पा रही हैं, क्यों कमी आ रही है ट्रांसप्लांट में, और क्या एक तरह से अवेयरनेस की कमी है कि लोग डरते हैं या सोचते हैं कि ट्रीटमेंट जब तक ले सकते हैं तो ले लें, ट्रांसप्लांट प्रोसेस में अगर जाएंगे तो मुश्किलें होंगी पेशेंट के लिए। कैसे देखती हैं आप? पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। और मैं आई थिंक आज तो मेरा स्पेशली डे है, क्योंकि एक तरफ मेरे ऑर्गन डोनर बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ बैठे ऑर्गन रिसिपिएंट। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टुडे। सो जैसे कि आपने बताया कि ऑर्गन डोनेशंस ज़्यादा नहीं होते हैं, ऑर्गन डोनेशन बहुत ही कम होते हैं। तो ये जो स्कोप है, ऑर्गन डोनेशन का स्कोप है, उसको बहुत पॉसिबल है, लेकिन डोनेशन हकीकत में बहुत ही कम हो रहे हैं। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। सर किडनी पेशेंट्स आप देख रहे हो, बहुत सारे किडनी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, किडनी के जो डिसीज़ हैं बढ़ रहे हैं, बीपी है, शुगर है, लाइफस्टाइल डिसीज़ जो हैं। उसी तरह जो हार्ट पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो हमको हार्ट की ज़रूरत है, किडनी की ज़रूरत है, ऑर्गन्स की ज़रूरत, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। बहुत सारे पेशेंट्स, अब देखा जाए तो 2 लाख 3 लाख पेशेंट्स अभी हर साल वेरियस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस के रेडी हो जाते हैं। पर डोनेशंस बहुत ही कम है, दो स्कोप ज़्यादा है डोनेशन के लिए। डोनेशन के लिए क्या होता है, जो ऑर्गन जो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट जो देख रहे हो, जो मेरे जो लेफ्ट साइड बैठे हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से आएगा, ऑर्गन कहाँ से आएंगे? ऑर्गन कोई, जैसा इसके पहले जो सेशन से चर्चा हुई थी कि डोमेन टैबलेट धन औषधि में हम टैबलेट्स प्रिपेयर करते हैं, कम दामों में देते हैं, ऐसे ऑर्गन्स प्रिपेयर नहीं किया जा सकता फिलहाल, तब तक सक्सेसफुल नहीं है। तो ऑर्गन डोनेशन ह्यूमन बींग्स को ही डोनेट करना पड़ेगा। तो अभी ट्रांसप्लांटेशन इज़ वन ऑफ दी मॉडर्न क्या डेवलपमेंट है, बट हमारे जो कल्चर में देखा जाए बहुत युगों से हम ट्रांसप्लांट देख रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं जो मैंने सॉर्ट आउट करने पड़े, जैसे कि डोनर्स बहुत कम हैं, डोनेशन जो मैंने होता है ब्रेन डेथ में ही होता है, जो ऐसे ब्रेन पूरा परमानेंट डैमेज हो जाता है, हार्ट जो है बीट होता रहता है, तो ऑर्गन्स भी इसमें काम करते रहते हैं, उसमें ब्रेन डेथ जो हो जाता है, उनसे ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स डोनेट किया जा सकता है। वो जो डोनेट करते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। पब्लिक सेक्टर में प्रमोशन की कोई कमी है, प्रमोट नहीं है उतना ज़्यादा? बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये डोना जो है, मेडिकल फेटर्निटी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन डेथ डिक्लेयर करना ही एक बहुत मुश्किल बात है। उसके बाद ब्रेन डेथ को लेकर आप जिक्र कर रही हैं, मैं इस पर थोड़ा सा कहूँगी, आप थोड़ा डिटेल में अगर बता सकें। ब्रेन डेथ है, ब्रेन डेथ ऐसा में जैसे नहीं है कि जो पेशेंट कोमा में है या ब्रेन डेथ हो गया है, तो उसको एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जो होते हैं उनको देखना पड़ता है कि ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका है नहीं है। तो उसको एक सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट के लिए ही थोड़ा क्या बोलते हैं ट्रेनिंग चाहिए होता है। और जो है वो जो ब्रेन डेथ के बाद में ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर ने देख लिया और डेथ डिक्लेयर कर दी, उसका भी एक एक्ट है, एक्ट के हिसाब से और पैनल ऑफ डॉक्टर्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। उसमें जो ट्रीटिंग डॉक्टर होना चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, द न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन, और जो है एक न्यूट्रल डॉक्टर होना चाहिए। 4 डॉक्टर्स मिलके, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो डिक्लेयर कर दो, दूसरी बार एक और टू प्रूव दैट इरिवर्सिबल डैमेज, तो दूसरी बार भी करना पड़ता। तो ये इटसेल्फ ब्रेन डेथ डिक्लेयर इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। सो उसको ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर्स में अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस होता भी है तो लोग डरते हैं, क्योंकि ये ब्रेन डेथ है जो लीगल एस्पेक्ट है, डोनेशन हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनका जो फोकस रहता है जो पेशेंट जो में ठीक होने वाले हैं उन पर फोकस ज़्यादा करते हैं। तो ये क्या डेथ हो चुका है, ब्रेन डेथ हो, अल्टीमेटली कार्डियक डेथ हो जाता है, तो डेथ हो चुका है, तो वाई टू वांट टू वेस्ट आवर रिसोर्सेस इन उनको करने के लिए। तो जो ठीक होने के चांसेस है उन पर फोकस करके उनका एक अप्रीहेंशन रहता है। ब्रेन डेथ होने के बाद जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे साथ जो शेयर कर रहे हैं उनको बहुत ही बड़ा दिल होना चाहिए डोनेट करने के लिए, ऐसे ही सब लोग नहीं आ जाते हैं, तो उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो हमारे साथ एक कोऑर्डिनेटर भी हैं जिनका काम है। डॉक्टर पारुल से भी मैं आपसे भी मैं इस पर ज़रा समझना चाहूँगी, ब्रेन डेथ डिक्लेयर करना डॉक्टर्स के सामने एक चुनौती और इसको
कैसे आप जो पेशेंट्स के साथ जो अटेंडर्स हैं उनको इस बात पर आपको ये बताना और उनको इस बात पर राज़ी कर लेना कि भाई ब्रेन डेथ है, और आप कैसे, आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जब आप कहते हैं कि ऑर्गन डोनेट करने के लिए आप फैमिली को रेडी करना, ये कितना चुनौती भरा है? देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंस है किसी की लाइफ और डेथ में। बिल्कुल। एक ऑर्गन डोनेशन तभी पॉसिबल है या ट्रांसप्लांटेशन तभी पॉसिबल है अगर कोई फैमिली ऑर्गन डोनेशन के लिए येस कह रही है। उस येस के लिए एक एट वन हैंड हम फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनका जो लव्ड वन है वो ब्रेन डेड है एंड वो इस दुनिया में अब नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमें उनके साथ एक ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है जिसको हम कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस, कि आप अपने पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट करने का एक ऑप्शन उनके पास हमेशा रहता है। बट इस सारी के सारी चीज़ में जब फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि ब्रेन डेथ एक्चुअली क्या है, वो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। ब्रेन डेथ इज़ समथिंग जिसमें कि हम ये कहें कि ब्रेन काम नहीं कर रहा, बट फैमिली को ये दिखता है कि जो हार्ट है वो काम कर रहा है। तो उस केस में फैमिली के लिए ये एक्सेप्ट करना कि एक्चुअली ये डेथ है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। उस चीज़ को ट्रैवर्स करने के लिए हम फैमिली से बात करते हैं कि आप इस टाइम पे ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, कि एक डेथ में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी इस टाइम पे निकल कर आ सकती है। इस केस में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इन केसेस में ये रहता है, एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ के बाद, कि ऑर्गन डोनेशन की जो एक लिमिटेड नॉलेज है सब जगह, जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की ऑर्गन डोनेशन को लेकर वो बहुत लिमिटेड है। उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि आप एक तरफ उनको डेथ की न्यूज़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनसे ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, और जिनसे हम बात कर रहे हैं वो मोस्टली जो लोग होते हैं वो रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत बार हॉस्पिटल में आकर इस सिचुएशन में, जहाँ पे वो ऑलरेडी दुख में हैं, एक प्रोफाउंड ग्रीफ है, एक शॉक में हैं, उस टाइम पे हम उनसे ये बात कर रहे हैं। तो बहुत बार फैमिलीज़ का आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन के बारे में क्यों बात करी जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रांजल मोदी जी, क्योंकि वीसी ट्रांसप्लांट साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से हैं आप, जिस बात का जिक्र स्वर्णलता जी कर रही थी कि डॉक्टर्स के लिए ये डिक्लेयर करना कि ब्रेन डेथ है, और फिर डॉक्टर्स को फैमिली को कन्विंस करना कि ये ब्रेन डेथ है और आप अगर चाहें तो बॉडी पार्ट्स अपने जो भी पेशेंट है उसका डोनेट कर सकते हैं, इसके लिए रेडी करना। और दूसरा वो बोल रही हैं कि रूरल एरिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी है, अवेयरनेस नहीं है, और इस बात को फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, कई बार देखा, और उस बीच टाइमिंग बहुत कम होता है। इसके बारे में ज़रा आप क्या कहेंगे? दो चीज़ है कि एक तो आपने दो सवाल पूछे। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस नहीं है, जो अवेयरनेस के लिए काफ़ी कुछ प्रयत्न किए जाते हैं, नोटो के थ्रू किए जाते हैं, नोटो रोटो सोटो सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हुई है। कुछ एनजीओज़ है, जैसे हमारे यहाँ मोहन फाउंडेशन है, गुजरात के अंदर भी काफ़ी कुछ है। लोग उसके प्रयत्न से लोगों में अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में आज भी नहीं है। सो वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन अभी सरकारें और संस्थानें सभी लोग उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रेन डेथ के अंदर जैसे पारुल जी ने बताया कि ब्रेन डेथ हो गया लेकिन शरीर गर्म होता है, हार्ट बीट करता रहता है, तो फैमिली को समझाना बहुत मुश्किल है कि ये कार्डियक डेथ से कैसे अलग है। लेकिन एजुकेशन इज़ द ओनली आंसर। सो हमारे यहाँ पे हमने कोर्सेज़ भी चालू किए हैं कि जिसके ज़रिए हम ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के कोर्सेज़ करते हैं, और उसके हिसाब से लोगों को एजुकेशन कैसे कोऑर्डिनेट करना है ऐसी सिचुएशन में वो पढ़ाते हैं। सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद वो हमारे कैंपस के ही अंदर है, हमने पहला एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया, और उसके ज़रिए वहाँ नर्सिस को, कोऑर्डिनेटर को, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन सबको साथ में लेके ब्रेन डेथ का प्रोसेस क्या होता है, और एक बार ब्रेन डेथ इज़ अ डेथ वो कॉन्सेप्ट लाने के लिए हमको करीब 1 से 1.5 साल लग गया। लेकिन इसके बाद काफ़ी ऑर्गन डोनेशन वहाँ से भी होने लगे,
और जो वहाँ से डॉक्टर लोगों ने वहाँ से निकले, उन्होंने दूसरी अस्पताल में जब गए वहाँ पे भी ये प्रोग्राम को और जारी किया, तो उसकी वजह से गुजरात के अंदर ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम काफ़ी इम्प्रूव हुआ। सो आई थिंक एक मॉडल है। और हम दूसरा एक ऐसा है कि ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ऑर्गन निकालने के बाद उसको यूटिलाइजेशन भी करना है, तो उसके लिए भी एक्सपर्टी चाहिए, वो नर्सिंग भी चाहिए, फिजियोथेरापिस्ट चाहिए, सब कोई साथ में चाहिए, तो एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए। हमारे पास यूनिवर्सिटी है जो गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस के नाम से है। कितने परसेंटेज ऐसे डॉक्टर हैं जो ट्रांसप्लांट में अगर हम करें तो डीएम या जो भी आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है वो ट्रांसप्लांट में करना चाहते हैं, या इसको लेकर स्कोप क्या कहता है? हाँ, बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि एक टीम वर्क है। ट्रांसप्लांट सिर्फ सर्जरी नहीं है, ट्रांसप्लांट के लिए मरीज को पहले प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि मान लो कि किडनी खराब है तो वो डायलिसिस पे मेंटेन होता है, जिसका लीवर खराब है उसको भी हिपेटोलॉजिस्ट के साथ मेंटेन करना होता है, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट वाले को तैयार करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो भी ऑर्गन फेल है, और उसके सभी के सर्जन्स भी अलग अलग होते हैं, उसको प्रोक्योरमेंट करने वाला भी अलग होता है। सो हर एक के लिए एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए। हर एक का इम्यूनोलॉजी अलग है, किसके अंदर किसका ऑर्गन चलेगा उसके लिए इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट काफ़ी होते हैं। वरना आपने लगा दिया, कुछ हफ्तों के बाद पता चला कि ऑर्गन चल नहीं रहा है, तो वापस वो बैक टू द ऑर्गन फेलियर में आ जाता है। सो ऐसे कोर्सेज चलाने के लिए बहुत मेहनत होती है, और ये अभी तक हमने नेफ्रोलॉजी के अंदर सक्सेस रेट भी बहुत कम है। सक्सेस रेट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं है, आपके सामने बैठे हैं, आपके सामने एक जनरली ओपिनियन है, लोगों के माइंडसेट है ये कि लोग ऐसा सोचते हैं। जैसे सक्सेस रेट अभी काफ़ी बढ़ चुका है। ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट पहले जो बोल रहे थे कि 70-60% था, अभी करीब 90% से ज़्यादा है मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट सेंटर के अंदर। चाहे वो किडनी के अंदर तो हम 95% को क्रॉस कर चुके हैं, लीवर के अंदर भी मोस्ट ऑफ द सेंटर में 85-90% तक का सक्सेस रेट है, हार्ट ट्रांसप्लांट का भी यही सक्सेस रेट है। लेकिन वो ऑर्गन किसी और का है, तो अपना शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है जैसे जैसे टाइम जाता है, इसलिए ये दवाई लेनी पड़ती है। चाहे वो जन औषधि की दवाई ले या प्रोप्राइटरी दवाई ले, वो दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। उसके लिए ये किसी और का ऑर्गन चलाने के लिए रेगुलर डाइट एक्सरसाइज करना पड़ता है, ये मेंटेन करना है। तो उसके लिए भी एजुकेशन इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। एजुकेशन इज़ नॉट ए वन टाइम कि आपने फिट और फॉरगेट जैसा नहीं है। जैसे किसी ऑपरेशन हमने किसी ऑर्गन को निकाल देने की बात की, लाइक किडनी की निकाल दी या गॉल ब्लैडर निकाल दी, उसके बाद उसका फॉलोअप कम ज़रूरत है, लेकिन ट्रांसप्लांट में लाइफ लॉन्ग फॉलोअप जरूरी है। तो उसके लिए कोर्सेज हमारे देश के अंदर अभी इतने कोर्सेज प्रचलित नहीं है। हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अभी अगले कई सालों तक शायद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस लंबी है। पब्लिक सेक्टर को लेकर भी मैं आगे बात करूंगी, लेकिन सुनील श्रॉफ जी हमारे साथ हैं, मोहन फाउंडेशन चेन्नई। सुनील जी, आप जो डोनर फैमिली है, आपका फाउंडेशन जो है वो सपोर्ट करता है, आप डोनर को ऑर्गन डोनेट करने के लिए भी अवेयर करते हैं। कितना मुश्किल होता है आपके लिए ये, और आप इसमें पॉलिसीज़ क्या देख पा रहे हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लिविंग किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं वर्ल्ड में, नंबर वाइज। हम करीब 12,000 किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लिविंग लिवर ट्रांसप्लांट होता है। पर लिविंग में क्या होता है, क्योंकि आपके पास 2 किडनी है, आप एक दे सकते हैं और एक का यू स्पेयर वन, यू टेक केयर ऑफ वन। बट व्हेन यू डू ऑर्गन डोनेशन, जब डिजीज डोनेशन, ब्रेन डेथ का जब ऑर्गन डोनेशन होता है, उसमें यू सेव नॉट 1 लाइफ, लिविंग पर्सन तो एक ही देता है, यू सेव 8 लाइव्स, एंड यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स। एवरीबडी हैज़ द पावर टू सेव 8 लाइव्स बाय जस्ट सेइंग यस टू डोनेशन। तो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं पब्लिक डोमेन में ऑन ऑर्गन डोनेशन, एंड हम डोनर फैमिलीज़ को काउंसिल कैसे करते हैं। जैसे पारुल आपके सामने बैठी है, दे नीड स्पेशल स्किल्स। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन ऑफ आस्किंग फॉर ऑर्गन्स इन द टाइम ऑफ एक्सट्रीम ग्रीफ। सो वी एक्चुअली ट्रेन काउंसलर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स कि आप कैसे फैमिली को से बात करें, यस बोले या नो बोले, उनकी वो प्रोगेटिव है। पर हमारे देश में एक लॉ है कॉल्ड रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लव्ड वन
आईसीयू में ब्रेन डेड है तो द आईसीयू डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू आस्क फॉर ऑर्गन्स, द फैमिली कैन से नो, बट एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फैमिलीज को। मैनी फैमिलीज आफ्टरवर्ड से हमको तो कोई पूछा ही नहीं तो हम कर देते अंगदान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हम हमारे फाउंडेशन, हमारा 27 साल पुराना फाउंडेशन है, चेन्नई में स्टार्ट हुआ है, अब हमारी 9 लोकेशंस है कंट्री में। वी डू कंट्री वाइड अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी डू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पॉलिसी चेंजेस रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ पेन पॉइंट्स इन दिस प्रोग्राम। देयर आर मेनी पेन पॉइंट्स। और एक छोटा सा पेन पॉइंट मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारी डेथ की जो डेफिनेशन है ना, एक ब्रेन डेथ है, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया क्या ब्रेन डेथ है, और एक नेचुरल डेथ है। बिल्कुल। नेचुरल डेथ में आप आंख डोनेट कर सकते हैं, त्वचा डोनेट कर सकते हैं। इट इज़ ओनली इन ब्रेन डेथ व्हेन योर लव्ड वन इज ऑन द वेंटिलेटर इन द आईसीयू, declared by 4 set of doctors twice 6 hours apart that brain death is declared. उस समय सब organs donate होते हैं, whole body can be recycled, including face, hand, lungs, heart, liver, pancreas, intestine, kidneys, everything. So medical technology and medical has advanced so much that today we can do all that, but societal thinking has not advanced so much. So हम as an NGO, we try and educate the society and the doctors on all aspects of organ donation, and we try and work with government to change policies and take care of these pain points like death. हम चाहते हैं कि एक ही डेफिनेशन हो डेथ की। अभी हमारे देश में डेथ की डेफिनेशन खाली हार्ट की डेफिनेशन की डेथ एक्सेप्टेड है, ब्रेन डेथ एक्सेप्टेड नहीं है, डॉक्टर भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ डेथ आ जाए। ऑर्गन डोनेशन के बाद पोस्टमार्टम करना जरूरी है मेडिको लीगल केसेस में, उसकी भी प्रोसेस एक नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग प्रोसेसेस है। तो हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को बोल के कि एक ही प्रोसेस लाओ कि अंगदान के बाद पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, अंगदान के समय ही पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बॉडीज गेट, देयर इज अ डिले इन हैंडिंग ऑफ द बॉडीज टू द फैमिलीज। सो दिस इज वेयर आवर कैपेसिटी कम्स इन, दिस इज वेयर वी हैव बीन डूइंग एजुकेशन थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। 3 बार उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के बारे में कहा है आज उनकी मन की बात में। सो ऑर्गन डोनेशन इज ऑन द सेंटर स्टेज टुडे अमंग द कॉजेज। नहीं तो हम 27 साल से स्ट्रगल कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन को आगे लाए, पर प्राइम मिनिस्टर हैज ब्रॉट इट forward. So thanks to him that today we are sitting in this panel and talking about this very difficult subject. बिल्कुल। स्वर्णलता जी, मैं आपसे इस पर समझना चाहूँगी कि जिस तरह से सुनील जी कह रहे हैं कि हम ये सरकार के से ये तमाम चीज़ें अपनी रख रहे हैं कि ब्रेन डेथ को जो है वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, फैमिली को ये समझाना डॉक्टर्स के लिए कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये भी है कि हम देखते हैं कि 80% जो ट्रांसप्लांट हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, 20% हम देख रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर रहे हैं, और इसलिए बहुत कॉस्टली है ये पूरा प्रोसेस। इसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट या 50-50 हो जाए, या तेलंगाना में आप क्या देखती हैं? या तेलंगाना में मुझे खुशी है कि एक सक्सेसफुल मॉडल उभर के आया है। तो ये इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि आपने सुना लाइक देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गन डोनेशन। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एक स्टेट गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। तो आई कैन से जीवनदान जो है बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि जीवनदान जब एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने खड़ा किया है तो उसमें सबको पार्टिसिपेट करना ईजी हो जाता है। उसके बाद जो होता है गाइडलाइंस होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस कि कैसे, जैसे कि ऑर्गन जो शॉर्टेज है तो वो कैसा, हर एक पेशेंट चाहेगा कि ऑर्गन मुझे मिलेगा, हर एक हॉस्पिटल चाहेगा कि मुझे मिले। तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए कि कैसे ऑर्गन एलोकेट किया जा रहा है, कैसे ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और तीसरी बात है ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ जा रहा है। जो भी हम ऑर्गन डोनेशन जब हम काउंसिल करते हैं फैमिली मेम्बर्स को, उन लोग फर्स्ट यही पूछते हैं कि किस को जाएगा, और जो डिजर्विंग को जाएगा या किसी और को जाएगा। तो जब तक वो ट्रस्ट जब तक नहीं मिलता तब तक ऑर्गन पब्लिक से भी ऑर्गन डोनेशन भी उतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वो मैं कहूँगी कि हमारा एक सक्सेस का रीज़न है ये द पोर्टल, डायनेमिक पोर्टल है jivandan.gov.in। सो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, पेशेंट जो रजिस्ट्रेशन है, डोनर आइडेंटिफिकेशन है, तो ऑटोमेटिक से जो भी हम गाइडलाइंस बनाया हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी मेंबर्स है तो पूरा ऑनलाइन ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो कभी भी
है जब डोनर आता है तो डोनर एज के हिसाब से, डोनर के ब्लड ग्रुप के हिसाब से, डोनर के जो ऑर्गन जो साइजेस के हिसाब से हमारा ऑनलाइन जो है वेटिंग लिस्ट निकल जाता है। तो उसके हिसाब से स्ट्रिक्टली हम वही फॉलो होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो पब्लिक में जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो मोर और मोर ऑर्गन्स आर डोनेट होते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, सब एवरीथिंग ऑनलाइन है। जो डिजिटल इंडिया की बात कर रही थी, तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट मीटिंग चल रहे थे, देन दे वर ट्राइंग टू कि बोल रहे थे कि सब ऑनलाइन चाहिए, होना चाहिए। व्हेन आई प्रेजेंटेड दिस डायनेमिक पोर्टल दैट आई थिंक इट्स फर्स्ट ऑफ काइंड इंडियन, एंड डॉक्टर प्रांजल मोदी विल एग्री दैट दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल, दे हैव अडेप्टेड दिस ऑनलाइन पोर्टल। तो तब जब बात चल रही थी कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, देन द पीपल वर सरप्राइज्ड, गवर्नमेंट वाज सरप्राइज्ड कि ऑलरेडी ऑनलाइन चल रहा है। तो मीन उस ज़माने में बात करें तो 10 साल पहले जो जीवन दान स्टार्ट हुआ था, 2010 में हुआ था, तभी हमने एक बहुत बेहतरीन ऑनलाइन मॉडल जो है, जो ट्रांसपेरेंट है, तो उसके हिसाब से हमने चालू किया था। तो तीसरी बात है ट्रेनिंग की, जो सर बता रहे, तो ट्रेनिंग चलता है। और कोऑर्डिनेटर का जो है हमने भी 500 कोऑर्डिनेटर्स को ट्रेन किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का कहीं भी कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो हमने एक करिकुलम निकाला, हमारा एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से निकाला। तो हर साल हम 100 मेंबर्स को ट्रेन करते हैं, तो ज़्यादा हमारे मोस्टली 500 मेंबर्स को ट्रेन किया गया है। सो उसी तरह है, क्या हम जब पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैंने 10 साल पहले जब मैंने लिया था प्रोग्राम में, तो वी हैव एक्चुअली रिक्वेस्टेड अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कम अप विद अ सिलेबस, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर, इंडिया इज़ ऑल फ्यूचर, आई मीन यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो यंगस्टर्स को पता होना चाहिए। तो वो टेक्स्ट बुक में भी एक चैप्टर के हिसाब से गया हुआ है। तो आई थिंक दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन क्रिएटिंग अ पब्लिक अवेयरनेस। तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन एजुकेट हो जाते हैं, पेरेंट्स एजुकेट हो जाते हैं, टीचर्स एजुकेट हो जाते हैं, तो वो पब्लिक में ही बहुत अच्छे से अवेयरनेस बढ़ता है। तो ऐसे चीज हर एक जो क्या होते हैं इश्यूज़ जो हैं, वो हमने एक के बाद एक सॉल्व किए हैं। तो उसकी वजह से एक बेहतरीन प्रोग्राम के ऊपर से उभर के आया है। तो हमारे जो 10 साल में ये तो आप तेलंगाना की बात कर रही हैं, लेकिन अगर हम बाकी राज्यों में बात करें तो क्या वहाँ से साउथ इंडिया से, तेलंगाना से हम सीख सकते हैं जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें होनी चाहिए, और वो क्या यहाँ पर नहीं है जो आप वहाँ पर आप लोगों ने वहाँ पर आप देखते हैं? तो यही मैं बोल रही हूँ कि ये जो पूरे जो चैलेंजेस हैं, राइट फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, और ऑर्गन एलोकेशन के पॉलिसीज़ होने चाहिए, ये पॉलिसीज़ ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स बट फॉर द कोऑर्डिनेटर्स, एंड और पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। पूरे जो है, ये पूरे क्या बोलते हैं, दूसरे स्टेट्स भी सीख सकते हैं और अडाप्ट कर सकते हैं। जो एक लास्ट में आपने पूछा था कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट में भी, वो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट में लॉट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, टीचिंग हॉस्पिटल्स है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप की हॉस्पिटल्स में डोनेशन की पॉसिबिलिटी है। तो ये फ्यूचर में क्या होना है, जितना प्राइवेट में हो रहा है उतना पब्लिक भी होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी देखते हो कि दे आर ओवरबर्डन, दिस इज ह्यूज, क्योंकि 80% ऑफ द आई थिंक पॉपुलेशन आर कवर्ड, द हेल्थ जो होता है हमें पब्लिक सेक्टर में कवर होता है। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन पावर है, तो उनको ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। दिस ऑलवेज बिकम, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हूँ, डेली मुझे 200 to 300 पेशेंट्स देखने पड़ते हैं। जो वर्कलोड है उसमें जो होता है, उसके हिसाब से डेफिनेटली ये बिकम, क्योंकि जो ऑर्गन डोनेशन की बात चल रही है, जो इन्हें डिक्लेरेशन करना है या ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि ये इतना डायनेमिक होता है, पेशेंट कंडीशन इतना क्रिटिकल होता है, अगर 1-2 मिनट भी हम सही से इलाज नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ऑर्गन डोनेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो इतना इंटेंसिव केयर देना पड़ता है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, और ये जो मैन पावर जो है, जो एक्सपर्टीज़ का रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंस वो ICU बेड्स हो या वेंटिलेटरी बेड्स हो, तो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट हो, ये पूरा मैं अगर इम्प्रूव करने से डेफिनेटली गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में भी ऑर्गन डोनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये आप जो बोल रहे हैं 50% जो हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है, तो वो अचीव किया जा सकता है। गुजरात गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है। मैं आपसे डॉक्टर प्रांजल समझना चाहूँगी, एक तो आपने देखा स्वर्णलता जी ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमी है ट्रांसप्लांट में, और अवेयरनेस की कमी है, जो दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम देखेंगे कि डोनर भी आएंगे, डोनेट करेंगे ऑर्गन, और तभी ट्रांसप्लांट हो पाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? और दूसरा एक और मेरा सवाल आपसे, PMJY के तहत भी क्या ट्रांसप्लांट हो सकता है या हो रहे हैं? कोई भी केस अगर आपके सामने आया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल, हमारे स्टेट में, गुजरात स्टेट के अंदर ऑर्गन एलोकेशन की पॉलिसी जो है
वो 50-50% की है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पे है। कहने का मतलब कि अगर पब्लिक सेक्टर में से कोई भी ऑर्गन मिलते हैं तो नंबर 1, 3 एंड 5 नंबर के जो डोनर होते हैं उसके सभी ऑर्गन पब्लिक सेक्टर में ही यूज़ होंगे। ना पब्लिक सेक्टर में ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी होना भी एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे किडनी करीब एक साल में हम 400 किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर करीब 70 से 80 लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, और करीब 10 से 15 अभी नया शुरू हुआ है हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। सो UN मेहता कार्डियक इंस्टीट्यूट के अंदर वो भी होता है, वो एक ही कैंपस में सभी कुछ। तो एक ट्रांसप्लांट हब बन रहा है, जैसे मेडिसिटी बन रहा है। ऑर्गन डोनेशन भी वहीं से हो रहा है और ट्रांसप्लांट भी वहीं पे हो रहा है। सो इट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये सिर्फ गुजरात में हो रहा है? ये अभी राइट नाउ इट इज़ इन गुजरात, ओके, राइट। बट ये मॉडल ऑफ एलोकेशन जो है वो एक यूनिक मॉडल है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में मरीज़ है, आई मीन डोनर है, और वहाँ से ऑर्गन डोनेट करने हैं तो 1, 3 और 5 नंबर के जो डोनर होंगे उसके सभी ऑर्गन प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, और 2 और 4 है वो पब्लिक सेक्टर में आएंगे। कहने का मतलब एक साइफोनिंग नहीं हो रहा है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गन जाएंगे या सिर्फ पब्लिक सेक्टर में जाएंगे। इट इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दैट वे 50% ऑफ द ऑर्गन्स आर कमिंग टू द पब्लिक एंड 50% आर गोइंग इन अ प्राइवेट। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑर्गन यूटिलाइज ना हो पाए बिकॉज इट्स अ पुअर क्वालिटी ऑफ ऑर्गन एटसेट्रा, तो वो बात अलग हो जाती है। बट बाय एंड लार्ज दिस इज़ द वन मॉडल। दूसरा, पब्लिक सेक्टर में ट्रांसप्लांट होना उसके लिए बहुत कुछ सपोर्ट है, जैसे स्वर्णलता जी ने बताया ऐसा। नंबर 1, द डॉक्टर्स, द स्टाफ, अदर स्टाफ, डे एंड नाइट का काम है। ये काम सिर्फ 9 से 5 के बीच में नहीं है, डेडिकेशन चाहिए। या सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रांसप्लांट अकर्स इन द नाइट आवर्स। और लीवर ट्रांसप्लांट जैसे केसेस के अंदर 12-12 घंटे का ऑपरेशन होता है। सो ऑर्गन आना विदिन 4 to 5 आवर्स उसको लगा देना और उसके बाद ट्रांसप्लांट होना, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम चाहिए। द फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। जैसे आपने पूछा PMJY के अंदर 5 लाख रुपये तक का मिलता है। किडनी ट्रांसप्लांट सभी हो जाते हैं। गुजरात सरकार और 5 लाख ऐड कर सकती है उसके अंदर, तो उसके हिसाब से हमारा लीवर ट्रांसप्लांट भी प्रैक्टिकली फ्री होता है। सो 5 लाख गुजरात सरकार से मिलता है, 5 लाख केंद्र सरकार से मिलता है। सो फॉर लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशली। सेम थिंग इज नाउ वर्कआउट फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट ऑल्सो। सो इन दैट केस अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बड़ा होता है, जन औषधि के माध्यम से इम्यूनोसप्रेशन भी चीप मिलते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो प्रैक्टिकली पेशेंट को ट्रांसप्लांट फ्री हो जाता है, राइट। बहुत कम लोगों को इन्वेस्टिगेशंस कुछ करने पड़ते हैं, ये करने, देन इट इज़ इवन वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोग्राम ऑफ द कंट्री, राइट। वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम के अंतर्गत भी है A1 डायलिसिस प्रोग्राम, जिसमें 266 गुजरात के अंदर डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं, 266, एंड उसके अंदर करीब 20,000 से ज़्यादा डायलिसिस हो रहे हैं। सो इन दैट केस कि जो भी मरीज़ को अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो आइदर लिविंग डोनर करवा ले या तो कैडेवर। अगर उनके पास डोनर नहीं है, वेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो अभी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। दैट इज़ अ ब्रेन डेड डोनर के अंदर से जो भी ऑर्गन डोनेशन होता है उसके अंदर भी वो रजिस्टर करवा के ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है। 1500 किडनी वेटिंग पेशेंट है, उसके सामने हमारे पास जो होते हैं 150 ट्रांसप्लांट होते हैं पर ईयर, और ब्रेन डेड डोनर में से। और दूसरा क्या है कि देश के सभी राज्यों के अंदर से एक जगह पे ड्रेन हो जाता है जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होते हैं। सो देन द डिस्क्रिपेंसी इज टू मच, और वो पेशेंट कहीं और चले जाते हैं। मान लो झारखंड से कोई आया, उसका ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं होता है, तो अभी वो किडनी चलेगी, लीवर चलेगा, हार्ट चल रहा है, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है, बिकॉज यू रिक्वायर लाइफ लॉन्ग फॉलोअप ऑल्सो। सो काफ़ी कुछ लैक्यू नहीं है, उसके लिए हमको कुछ काम भी करना है। और इसीलिए ये यूनिवर्सिटी का मतलब है, पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है कि आपको सर्विस, एजुकेशन और रिसर्च तीनों को एक साथ में लाके बैलेंस करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अदरवाइज एक को ही आपने प्रमोट किया, दूसरा रह गया, तो फिर वो प्रोग्राम आगे नहीं चलने वाला है। तो इट्स रियली वेरी हार्ड वर्क, टीम वर्क, जहाँ मरीज को, उसके रिश्तेदार को, डोनर को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, सभी हॉस्पिटल स्टाफ को, और एक हॉस्पिटल नहीं सभी हॉस्पिटल को एक साथ जुड़ के एक ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करना होता है। बिल्कुल। और ये सारी एक तरह से कह सकते हैं कि टीम वर्क के साथ ही ये पॉसिबल है। अब सुनील जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जिस तरह से प्रांजल जी जिक्र कर रहे थे कि सर्विस
और एजुकेशन और उसके बाद ट्रीटमेंट या पूरा डेडिकेशन जो है टीम वर्क के साथ ही ये पॉसिबल है। और दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जिस तरह से उन्होंने गुजरात मॉडल का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 50% गवर्नमेंट 50% प्राइवेट हम ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन बाकी अगर राज्यों में हम बात करें तो हम देखते हैं कि 80% जो है वो प्राइवेट ट्रांसप्लांट होता है, 20% ही गवर्नमेंट। या एक तरह से ये कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमी है। आप कहाँ मानते हैं क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो हम इसे कम से कम 50 पर लेकर आएँ, और तभी मुझे लगता है कि सभी के लिए अफोर्डेबल हो पाएगा ये पूरा ट्रीटमेंट? अनन्या जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो प्रोग्राम है, ट्रांसप्लांट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड पीपल थिंक दैट दिस इज ओनली गोज टू द रिच। सो द ट्रस्ट फैक्टर विच यू स्पोक अबाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट, एंड द ट्रस्ट कैन ओनली कम इफ देयर इज इक्विटी एंड इफ देयर इज एक्सेस। And equity can only happen and access can only happen when government starts doing transplants. तो हमारी policies में एक suggestion ये था government को कि all the medical colleges today in the country, we have 700 medical colleges of which 400 are in the government sector. तो हमने ये एक policy में कहा है कि जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा, all government hospitals and private hospitals should become organ retrieval centers first, जहाँ organ retrieval हो सके, and subsequently they can become transplant centers. क्योंकि गवर्नमेंट की आइडिया ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। सो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है और वहाँ ट्रांसप्लांट, कम से कम किडनी ट्रांसप्लांट होने लगे, क्योंकि किडनी फेलियर इज इंक्रीजिंग वेरी हाई नंबर्स। 1 in 10 person will have a kidney problem today in the world. So at least kidney transplant चालू हो जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो access and equity will be there and then the trust will come. So in Gujarat, as they're doing 50-50, the same thing can be duplicated. Same template can be followed in other states where you have a center of excellence in the government which starts doing all kinds of training and transplant, and that spreads. So that is the model we need to duplicate. And if we do that, then trust will come, and people who donate, if poor person donates, he also deserves a transplant. And that we need to create. And that can only happen by small policy changes like this. Making medical colleges which has everything available, all the equipment available, all the infrastructure available, make them, transplanting centers, and you're done. Simple policy. प्रॉपरली आपने ब्रीफ किया कि कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, और मुझे लगता है कि इस डिस्कशन के ज़रिए हम एक मैसेज ज़रूर दे पाए हैं कि आप लोग या जो भी लोग इस पूरे डिस्कशन को सुन रहे हैं वो ये मन ज़रूर बनाएं, ऑर्गन डोनेट अगर वो कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आपकी तरफ से जो सजेशन दिए गए हैं मुझे लगता है वो सरकार तक पहुँचेंगे और वो ट्रांसपेरेंसी जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं वो ज़रूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।